जय हिंद दोस्तों। ये जो पोस्ट ऑफिस में जो डिपार्टमेंटल पेपर होता है उसमें ये जो है उसी का ऑफिशियल पेपर है डिपार्टमेंटल पेपर का, जो पोस्टल असिस्टेंट के लिए होता है उसी का ये ऑफिशियल पेपर है। आपके मध्य प्रदेश सर्कल का पेपर है ये, ठीक है। पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट ए में जो है डिपार्टमेंटल कुछ पूछा जाता है, तो ये पार्ट बी है जो मैं डील कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसमें अपन मैथ्स देखेंगे आज के इस सेशन में, और जो जीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनको अपन देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पर आधारित है। इसको अगर हिंदी में कहें तो का करके फिर भाग कर फिर गुण लेत सुजान तापाचे धन ऋण करे भिन्न रीति है जान, या इंग्लिश में इसी को बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो का करके मतलब पहले अगर इसमें कोष्टक लगा होता तो अपन कोष्टक को पहले सॉल्व करते, ठीक है। जब अपन आपको बेसिक से बताएंगे तो एकदम बोर्ड मास का पूरा रूल सहित आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। का करके फिर भाग कर, तो पहले भाग करेंगे, इसमें से सबसे पहले भाग करेंगे तो इसमें 20 में 20 का भाग करेंगे तो आएगा 1। फिर गुण लेत सुजान, तो फिर गुणा करेंगे, तो फिर जो है ये रूल होता है, ये रूल होता है पहले भाग करेंगे, पहले कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो ये 20 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 20, और फिर प्लस या माइनस जो भी है तो वो कर देंगे, तो इसमें +20 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें कोष्टक दिया हुआ है, इसमें कोष्टक दिया हुआ है तो कोष्टक, पहले कोष्टक के अंदर वाला जो पोर्शन है, जो पहले ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अपन पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन भाग करेंगे, तो 15 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 3। अब इसको जो है 4 से गुणा करेंगे, ये 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। इधर भी गुणा करेंगे पहले तो आ जाएगा इधर 4, इधर गुणा किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो अब बचेगा 8, ठीक है 8। अब यहाँ पर +10 भी करना है तो +10 करेंगे तो आ जाएगा क्या अपना 18, ठीक है 18 आ जाएगा। याद रखिएगा अपना 18, इसको सॉल्व करने के बाद अपना 18 आया हुआ था। अब 18 को गुणा कर देंगे बाहर जो 5 है उससे, तो 18 पंचे आपका 90, एकदम करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा बिना शक के। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो जब अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बेसिक भी बताया जाएगा, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है क्योंकि ये एमपी सर्किल का पेपर है, ठीक है। तो इसमें अप्रॉक्स दिया हुआ है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो एग्जैक्ट क्षेत्रफल मैं आपको बताता हूँ 308,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अप्रॉक्स ही दिया है तो इसी के लिए, इसीलिए आपका ये वाला जो है उत्तर एकदम सही बैठता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी, मधुबनी शैली किस गतिविधि हेतु प्रसिद्ध है। मधुबनी एक पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग होती है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा इंडियन पेंटिंग, ठीक है। और वो भी बिहार में, बिहार की पेंटिंग है मधुबनी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक, कथक की जड़ें किस राज्य से हैं। कथक बेसिकली उत्तर, जो उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है और इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है। तो बिरजू महाराज इसके बहुत ही फेमस कलाकार हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और भी जो है बता देता हूँ, केरल के बता देता हूँ। केरल में मोहिनी अट्टम किया जाता है, केरल में मोहिनी अट्टम किया जाता है। इसके अलावा कथक कली भी किया जाता है। तो 2 शास्त्रीय नृत्य जो है केरल से आते हैं। तमिलनाडु में आपका किया जाता है भरतनाट्यम, ठीक है। कथक आपका उत्तर भारत का हो गया। मणिपुर में मणिपुरी किया जाता है। उड़ीसा में ओडिसी किया जाता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी भी होता है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है इतने सारे होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है आपका भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो विनोबा भावे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और इसका उत्तर आज हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, एकदम सही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके जो है पहले सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे। दूसरे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर तीसरे सत्याग्रही पूछता है तो तीसरे सत्याग्रही थे बृहदत्त। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मंगल पांडे, मंगल पांडे कौन है,
जो है 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें शहीद होने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे जो है किसे कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एमपी का थोड़ा भी नॉलेज है तो आप तो ज़रूर बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए 203 वोटों से जो है हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने चूंकि खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया को, तो गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं मेरी हार है। तो उसके बाद जो है ऐसा सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस चूंकि गांधी जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनके इस्तीफा देने के बाद जो है फिर अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए। जीके अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल आपके साथ अपन डील करेंगे। ठीक है, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। ठीक है, इन्होंने, अच्छा आप ये बता दीजिए भगत सिंह ने किस जो है संस्था का जो है गठन किया था, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसमें जो है 1921 दिख रहा है, पास तो यही उत्तर होगा क्योंकि 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, इसमें जो है ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रशासनिक तंत्र से संबंधित होता है? तो शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी क्षेत्र में लोकल निकाय के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश एमपी सर्कल का, चूंकि ये पेपर है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है उस टाइम पर पूछ लिया था, वर्तमान में भी यही है। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और वर्तमान में अभी तो खैर आचार संहिता लग गई है, लेकिन आने वाले समय में आपके सीएम चेंज हो सकते हैं। अभी तक जो सीएम थे वो शिवराज सिंह चौहान थे। इनकी बुक का नाम बढ़ता मध्य प्रदेश है। इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है और ये आते हैं जैतग्राम मध्य प्रदेश से। तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें आपको बेसिक तो याद होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो श्री विजय कुमार मलिमथ जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अभी वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ नेशनल पार्क वगैरह हो गया, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका उमरिया में आ जाता है, कान्हा किसली आपका मंडला बालाघाट वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है, और आपके शहडोल में पनपठा है, पनपठा नेशनल पार्क पनपठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शहडोल में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पेंच नेशनल पार्क हो गया, ये सिवनी छिंदवाड़ा वाले एरिया में आ जाता है। आपका संजय डुबरी जो है नेशनल पार्क आ गया, आपका सीधी वाले एरिया में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जा रही है, इतना डीप में भी नहीं जा रहा है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इनमें से कौन सी नदी हिमालय से उद्गमित होती है? नर्मदा आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई ये सीधे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती जो है मुल्ताई नाम की जगह बैतूल में, वहाँ से ताप्ती कुंड नाम की जगह से निकलती है। ठीक है, ये दोनों जो है ये इनका जो प्रवाह क्षेत्र है ये पूर्व से पश्चिम है। बाकी नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व बहती हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ठीक है, और भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये दोनों खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिरती हैं, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। कावेरी नदी तो साउथ में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका रावी नदी हो जाएगा। रावी नदी का उद्गम जो है हिमालय क्षेत्र से उद्गमित होती है। ये कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस राज्य की सीमा असम के साथ नहीं लगती है? अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और इसका मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप स्वयं दें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इनमें 7 सिस्टर में कौन नहीं आता? इसका मैं आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ। एक तो ये प्रश्न है कि असम से सीमा किस राज्य की नहीं लगती है, और दूसरा प्रश्न है इनमें से 7 सिस्टर्स में से कौन सा जो है राज्य नहीं आता? 7 सिस्टर्स में से जो 7 जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें से 7 सिस्टर उन्हें कहा जाता है, उनमें से कौन सा राज्य इन ऑप्शन में से नहीं आता है? आप इन 2 क्वेश्चनों का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया है। तो 9 कर्मियों की सैलरी 27,000 रुपये है, तो 4 कर्मियों की सैलरी क्या होगी? तो इसमें पहले तो 9 का भाग दे देंगे, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा आपका ये।
सॉरी देखिए फिर से अपन इसको करते हैं, 9 का भाग दे देंगे तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या आया है, एक कर्मी की सैलरी। तो पूछा क्या जा रहा है, 4 कर्मियों की सैलरी, तो 4 तिहाई 12,000 रुपये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्री जहाज एक निश्चित दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है। तो दूरी क्या हो जाएगी, समय गुणे टाइम हो जाएगा। ठीक है, दूरी समय गुणे टाइम हो जाएगा, ओ सॉरी दूरी जो है चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पर चाल क्या दिया गया है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है समय क्या दिया गया है, 7 घंटे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या दिया गया है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या दिया गया है, आपका समय क्या दिया गया है, 7 घंटा दिया गया है। तो 7 त्रिक 21, तो आपका ये 2100 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई। तो ये क्या पूछ रहा है, उसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी जो है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो इसमें से 4 का भाग दे देंगे, तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, एक बचा, 5 दूनी 10, वो 4 पंचे 20, और सॉरी ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया लगता है इस क्वेश्चन में, क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। ये आपकी टोटल जो है 300 इंटू 7, ये आपकी टोटल जो है दूरी आ गई। ठीक है, उसमें से अपन भाग दे देंगे कि इसका 4 का, तो 4 का भाग दे देंगे, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, और इसमें 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 पना 35 और 7 त्रिक 28, 29 30 31, वो 7 सतैया 49, 50 51, क्या हो रहा है यार, 50 51 नहीं यार, 52, 50 51 52, ठीक है 525, इसका सही उत्तर हो जाएगा 525 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा जो है जगह की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये टोटल जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 300 किलोमीटर आपका चाल हो गया, चाल गुणे समय हो जाए, समय कितना है 7, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो इसको 4 घंटे में तय करना है, तो ये 4 से इसको भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, और इसमें 7 का गुणा कर देंगे अपन, तो 7 पना 35, तो हासिल की 2 आ जाएगी, 7 सतैया हासिल की 3 आ जाएगी, और 7 सतैया 49, 50 51 52, तो 525 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए जो है उस काम को कितने दिनों में करता है, ए 10 दिनों में, बी उस काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। टोटल काम अपन ने मान लिया 30 है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो वो टोटल 30 काम है, तो टोटल 30 काम को ये एक दिन में 5 करते हैं, तो टोटल 30 काम को ये कितने दिनों में करेंगे, 5 छक्का 30। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, मैं अभी आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो आपको जब भी बताया जाएगा तो पूरा बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन। अमन और राकेश एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जिसे अमन अकेला 20 दिनों में कर सकता है। अमन अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। दोनों का मान लिए टोटल काम कितना है, इनका एलसीएम को ही अपन मान लेते हैं कि दोनों का टोटल काम है। तो टोटल काम मान लिया अपन ने 60 है। ठीक है, तो अमन और राकेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60, जबकि अमन की अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो अमन की तो अपन ने निकाल लिया, एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर तो 4 है। तो ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस है कि राकेश की एफिशिएंसी होगी 1, तब ना 3 और 1 को मिला देंगे तो 4 बनेगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है,
तो राकेश अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो राकेश अकेला उस काम को, टोटल काम 60 है, टोटल काम यहाँ पर 60 है, टोटल काम 60 है और राकेश की इफ़िशियंसी आई थी 1। तो ये जो है राकेश 60 दिनों में इस काम को कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आता है। तो इसको मैं अब ये क्वेश्चन जैसे आया है, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से करवाना चाहूँगा। ठीक है, इसको अपन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से करेंगे। अगर आप इनको पूरे को जोड़ेंगे और उसके बाद भाग देंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो अपन एक एवरेज मान लेते हैं कि 58 ये जो संख्या दी गई है उसका एवरेज है। ठीक है, अब इसमें प्लस कर लेते हैं। अब इसमें से जो है कितना डेविएशन हो रहा है, कितना डेविएशन, कितना विचलन हो रहा है, मानक विचलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कितना विचलित हो रहा है, कितना विचलन हो रहा है वो देखते हैं। तो अपन ने 58 माना है, एक स्टैंडर्ड माना है। स्टैंडर्ड कुछ भी मान सकते हो आप, जो मानोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 58 में से 54 कितना कम है? तो 4 कम है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। 55 कितना कम है? तो माइनस का 3 हो जाएगा। 56 कितना कम है? तो माइनस का 2 हो जाएगा। 57 कितना कम है? माइनस का 1 हो जाएगा। 58 तो जीरो है, तो ये तो जीरो लिखो ना लिखो बराबर है। 59 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 60 कितना? 2 ज़्यादा है। 61 कितना? 3 ज़्यादा है। 62 कितना? 4 ज़्यादा है। और 63 कितना? 5 ज़्यादा है। ठीक है, 63 कितना? 5 ज़्यादा है। ठीक है, 63 5 ज़्यादा है। 63 जो है 5 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जगह की कमी थी इसलिए ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर बचेगा 5। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन ने 58 माना था, इसका आंसर आया था 5। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद और बटे में क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर टोटल 10 है। ठीक है, टोटल 10 नंबर्स थे, तो इससे भाग कर देंगे। तो इससे भाग करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा ये 58.5। आपका बिल्कुल सही उत्तर कहलाएगा 58.5। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका 58.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक समूह के 5 लड़कों का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो 56 गुणे 5 अगर आप कर देते हैं, 56 गुणे 5 कर देते हैं तो 5 छक्का 30, 55 25 और 25 और 3 28, 228 हो जाता है। अब इन सबको आप जोड़ते हैं, 50 50 100, 50 150 और 50 200, 200। ठीक है, 200 और ये 207 और 209 और 209 और 5 214, तो 214 इन 4 का है। ठीक है, 214 इन 4 का है। तो 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए 6। सॉरी, ये मैंने शायद जल्दीबाजी में जो है गड़बड़ कर दी। यहाँ पर फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 56 गुणे 5 करेंगे तो अपन का आएगा 280। ठीक है, और इन 4 को जोड़ेंगे, जैसे 50 50 100, 50 150, 50 200। ठीक है, और ये 10 ज़्यादा है तो 210 हो गया। 210 और 215 और 215 और 222 और 224, 224 आ रहा शायद। 10 में से 6 गए 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 2 गए 5। तो हाँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका 56। ठीक है, 56 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री अजय ने 9,000 रुपये 5 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज पर लगाया। सीधे सीधे आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 55 25, 25% बन रहा है। 9,000 का 25% निकाल दीजिए आप। 25% निकाल दीजिए। 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, 1/4 होती है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसको रफ़ करने के बाद। देखिए, 25% ये इन दोनों का गुणा करेंगे ना अपन तो 25% आएगा। अभी मैं आपको फार्मूले से भी बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, 25% अपन करेंगे इसको तो 25% आएगा ना। तो 25% मतलब क्या होता है? नीचे 100, तो 1/4। तो अपन डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 9,000 का 1/4 अपन अगर आप कर देंगे, आपको जल्दी करना है तो आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8। सॉरी, 9,000 को 9,000 1/4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2250 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 9,000 है
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, टाइम आपका 5 दिया हुआ है, और अपॉन में आप 100 कर देंगे, आपका बिल्कुल उत्तर यही आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, 55 25 25 नम्मा आप कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल उत्तर 2250 ही आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कितने समय में 500 रुपये पर ब्याज 25 रुपये 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, इसको पीआरटी से अपन निकालते हैं इस बार। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और ब्याज कितना, ब्याज आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको आर निकालना है। ठीक है, नहीं आर तो दिया हुआ है ना, सॉरी। देखिए एक बार फिर से देखिए, 500 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है, 5% आर दिया हुआ है, समय निकालना है अपने को, समय टी मान लेते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं, और ब्याज कितना दिया हुआ है, 25 रुपये ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ से ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, 55 25 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 आ जाएगा, तो आपका टाइम 1 वर्ष आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कुमारी राधा ने 5000 रुपये में साइकिल खरीदा, 10% लाभ हेतु इसे कितने रुपए में बेचा जाए। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होती है, या फिर आपको 10% ऐसे लिखोगे ना, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेस वैल्यू जैसे 1/10 आया, 10% का वैल्यू जो है 1/10 होता है। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या है, ये सीपी है, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने ख़रीदा। ठीक है, और ये क्या है, उस पर लाभ, उस पर ये लाभ है, उस पर ये लाभ है। तो 10 रुपये में आपने चीज़ों को ख़रीदा है, और 1 रुपये का उस पर लाभ मिला है, तो 10 रुपये पर ख़रीदा और 1 का लाभ मिल गया, तो 11 हो गया। ठीक है, तो आपका सीपी कितना है, सीपी आपका 5000 रुपये है, 5000 रुपये है। तो इसमें से कितने का गुणा करेंगे आप, इसमें से आप कितने का गुणा करेंगे, तो आप इसमें 500 का गुणा करेंगे, तो आपका 5000 रुपये आ जाएगा। तो वही गुणा आप यहाँ पर कर देंगे, 500 का गुणा, तो 5500 रुपये आपका सही उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। इसको 10% के लाभ पर बेचने के लिए 5500 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5000 रुपये गुणे 11/10 डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तभी आपको बनेगा जब आपसे बेसिक बनेगा, बेसिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे। शॉर्ट बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, 11 5 5500, फिर से आपका उत्तर वही 5500 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री अमित ने 500 रुपये में सामान खरीदा और 700 रुपये में बेच दिया, तो उनको टोटल जो है 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपए पर, 500 रुपये पर। नीचे हमेशा बेस वैल्यू रहती है, 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो ये 2/5, 2/5, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 20% 1/5 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 2/5 है, तो 2/5 की वैल्यू 40 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, 200 रुपये का 500 रुपये में लाभ हुआ, गुणे 100 कर देंगे इसको, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो उत्तर 40% आ जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, तो 30% लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं 30%, तो स्वाभाविक सी बात है बॉयज़ बाकी के 70% होंगे। ये आ गया आपका रेशियो में आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, 3:7 के अनुपात में है। टोटल लड़कियां कितनी है, टोटल है 60 विद्यार्थी, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी, तो 60 करना है तो इंटू 6 करना पड़ेगा। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 7 हैं, 7 जो है अपन ने यहाँ पर निकाला था ना, 3:7 के अनुपात में है, तो 7 के अनुपात में लड़के जो है, इसमें भी 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 7 42 टोटल लड़के हो जाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर 42 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 11वीं की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा 11वीं की अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 20% विद्यार्थी असफल हो गए, तो इसका मतलब क्या है, 80% विद्यार्थी सफल हुए ना, तो 50 का 80% आप सीधे सीधे निकाल दीजिए, आपसे पूछ रहा है कितने विद्यार्थी कक्षा 12वीं हेतु सफल हुए हैं। तो 20 दूनी 40, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और ये 10 से कट जाएगा, तो 10 चौको 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 40 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। रीजनिंग किसी और दिन अपन डील करेंगे, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने थे। ठीक है, जब आप बेसिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।